क्या गोल्ड में निवेश के जरिए आर्थिक आजादी पाई जा सकती है? गोल्ड बाकी एसेट क्लास के मुकाबले कैसा है? क्या गोल्ड में बेहतर रिटायरमेंट की अपने दम पर क्षमता है या फिर गोल्ड के साथ बाकी एसेट क्लास का भी कॉम्बिनेशन जरूरी है? अब तक सोने चांदी का प्रदर्शन बाकी एसेट क्लास के मुकाबले कैसा रहा है, खासकर इक्विटी मार्केट के मुकाबले? क्योंकि इक्विटी के रिटर्न को हमेशा से ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, लेकिन गोल्ड को कम रिटर्न वाले एसेट के तौर पर देखा जाता है। लेकिन क्या सोने चांदी के सुनहरे निवेश से आर्थिक आज़ादी की राह हासिल की जा सकती है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इस अहम मुद्दे पर अपनी राय देने और इस खास एसेट क्लास पर अपने पर्सनल स्टैंपिंग के साथ हमारे कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जो आपके लिए टॉर्च बियरर का आज काम करने वाले हैं। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया हमारे साथ हैं। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी भी हमारे साथ हैं। ऑगमोंट गोल्ड की रेनिशा चेनानी और कामाख्या गोल्ड के एमडी मनोज झा भी हमारे साथ हैं। आप लोगों से चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ आंकड़े हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। आपको बताया कि 1947 यानी आज़ादी के साल में सोने का भाव 88 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो फिलहाल 70 से 71 हजार रुपए के आसपास है, वो भी बजट में हुए ड्यूटी कटौती के एडजस्टमेंट के बाद। 1947 में चांदी 107 रुपए प्रति किलो मिलती थी, अब 81 हजार रुपए के ऊपर है, वो भी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के एडजस्टमेंट के बाद। साथ ही सबसे लोकप्रिय एसेट जो आम लोगों के बीच में लोकप्रियता है इक्विटी मार्केट की, उसके बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स से गोल्ड और सिल्वर के रिटर्न की अगर तुलना की जाए तो सोने ने साल 2005 से लेकर अब तक 2024 के अब तक 878% गोल्ड ने रिटर्न दिया है 2005 से अब तक, जबकि चांदी ने 2005 से अब तक 627% का रिटर्न दिया है। वहीं सेंसेक्स ने पिछले 19 सालों में यानी 2005 से 774% का रिटर्न दिया है। यानी तीनों की अगर तुलना की जाए तो लंबी अवधि में सोना सब पर भारी दिख रहा है। चलिए, तो आंकड़ों की बात है, लेकिन वास्तव में सोना कितना सोना है, आइए चर्चा करते हैं। सुरेंद्र मेहता जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आप बताइए सर, लंबी अवधि की निवेश प्लानिंग के लिए गोल्ड कितना फिट है? रिटायरमेंट सेविंग्स या लंबी अवधि के लिए अपने जो फाइनेंशियल गोल्स है उनको हासिल करने के लिए कितना सही प्रोडक्ट है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो कंपैरिजन बताया 2005 से, जो आप कंपैरिजन बता रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। मेरे लिए भी नया था क्योंकि मैंने कभी इस तरह से 2005 से कंपेयर किया नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है वैसे वैसे हमारा एक इक्विटी मार्केट जो है वो ग्रो होता गया, और उसके लिए मुझे लगता है कि इन फ्यूचर डेफिनेटली इक्विटी मार्केट ही ज्यादा रिटर्न देगा, गोल्ड इतना रिटर्न नहीं देगा। बिकॉज गोल्ड को तब देखा जाता है जब आपके दूसरे एसेट क्लास अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करते। मुझे लगता है कि हमारे दूसरे एसेट क्लास अब बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री का जीडीपी, हमारी इकोनॉमी सब बहुत ही एकदम अव्वल दर्जे के ऊपर काम कर रही है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड उतना रिटर्न तो नहीं देगा, लेकिन गोल्ड को पोर्टफोलियो में एक जो उच्च स्थान मिला है स्पेशली 2020 के बाद में, वो स्थान अब गोल्ड ने अपना पक्का कर लिया है। चाहे जनरेशन कैसी भी हो, यंगर जनरेशन हो या कैसी भी जनरेशन हो, उनको समझ में आ गया है कि गोल्ड की अपनी एक अहमियत है। और मुझे लगता है कि अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड होना अत्यंत ही आवश्यक है। और मैं गोल्ड में यदि गोल्ड 5% या 6% भी सालाना सालाना रिटर्न दे देता है तो मुझे लगता है इट इज वन ऑफ द बेस्ट हेज अगेंस्ट ऑल अदर एसेट क्लास। और एक अच्छी बात यह है कि गोल्ड अब तक हेजिंग के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अब पिछले 20-25 सालों का अगर आप रिटर्न देखें तो गोल्ड ने डबल डिजिट का रिटर्न दिया है। ये एक बेहतर एसेट क्लास की कैटेगरी में गोल्ड को भी खड़ा करता है और यही वजह है कि गोल्ड की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और अब लोगों के पास विकल्प भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। नितिन केडिया जी, आपसे मेरा सवाल होगा, अगर हिस्टोरिकल रिटर्न की बात की जाए तो गोल्ड के बाकी एसेट के क्लास के मुकाबले किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है और डिफरेंट टाइम पीरियड में आप किस तरह से गोल्ड को फिट करते हैं, किस तरह से देखते हैं? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। देखिए 1990 से लेकर अगर अभी तक की हम एक डेटा एनालिसिस करते हैं
और हम ये देखते हैं कि सपोज मान लीजिए अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में 30% का गोल्ड रखा था और 70% अगर आपने मान लीजिए इक्विटी पोर्टफोलियो रखा था, तो आपके रिटर्न में सिर्फ 0.3% पर एनम का डिफरेंस आता है। यानी 14% अगर आप प्योर इक्विटी में रहते तब आपका रिटर्न था, और अगर आपने 30% गोल्ड उसमें शामिल किया है तो 13.7% आपका रिटर्न आता है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि लोग ये कह सकते हैं कि अगर मैं 0.3% हर साल खो रहा हूँ तो 20 साल में ये मेरे पोर्टफोलियो का 7 से 8% हो जाता है, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि एक ये हेज अगेंस्ट रिस्क रहता है, तो उसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो अगर मैंने गोल्ड नहीं लिया होता तो जहां मेरा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन यानी मेरी मैक्सिमम कैपिटल वाइप आउट की पॉसिबिलिटी 52.5% थी, वहीं वो गोल्ड को लेने के बाद 26.5% रह गई। यानी गोल्ड ने आपका आधा रिस्क जो है वो एलिमिनेट कर दिया है। विश्वमोहन जी। रिनिशा जी, आपसे मेरा एक सवाल ये होगा कि अगर गोल्ड को डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के तौर पर अगर उसे रखा जाए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो बाकी एसेट क्लास, चाहे वो स्टॉक हो, बॉन्ड हो, रियल एस्टेट हो, जो आपके पोर्टफोलियो में है, वो इसको कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है? जी विश्वमोहन जी, हम देखें तो ओवरऑल गोल्ड एक हमारे पोर्टफोलियो को काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देता ही है, और साथ में कई तरह के हेजेस भी मिलते हैं हमें। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हेज अगेंस्ट अनसिक्योरिटी, हेज अगेंस्ट अनसर्टेन टाइम्स। तो हर तरह से एक हमें जो अनसर्टेनिटी है उससे हेज मिलता है। एंड जिस तरह हम रिटर्न्स की बात करें, तो जिस तरह से आपने बताया इक्विटीज के साथ अगर हम कंपैरिजन करें, तो इक्विटीज जैसे सेंसेक्स है वो स्टार्ट हुआ था 1979 में विद द बेस प्राइस ऑफ 100। इंडेक्स की वैल्यू थी 100 थी। वो आज बढ़ के लगभग 81-82,000 के आसपास इस महीने टच हुआ था। तो हम देखें तो CAGR रिटर्न जो इक्विटीज से मिला है वो लगभग सेंसेक्स से जो मिला है 45 ईयर्स में वो है लगभग 16%। एंड गोल्ड को अगर आप इंडिपेंडेंस से देखें 78 ईयर्स पहले 47 में जैसे आपने बताया कि 88 रुपीज पर 10 ग्राम था और अभी वो बढ़ के 72,000 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 9% CAGR रिटर्न है इन वेरी वेरी लॉन्ग टर्म। बट गोल्ड ने काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया है इक्विटीज को लास्ट 20-25 सालों में। आप 2000 से देखिए या 2004 या 5 से देखिए, तो गोल्ड में ऑलमोस्ट 11 से 12% का CAGR रिटर्न है। एंड इनफैक्ट इक्विटी में जो है CAGR रिटर्न कम है। अगर हम लास्ट 20-25 सालों का देखें तो ऑलमोस्ट 10-11% है। तो परफॉर्मेंस में बीट किया है जब से अनसर्टेनिटीज बढ़ती जा रही है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो आई वुड से एटलीस्ट 15-20% गोल्ड एंड सिल्वर में जरूर होना चाहिए। तो हमारा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी अच्छा रहता है। और जैसे मैंने बताया अनसर्टेनिटीज काफी बढ़ गई है साल 2000 के बाद, तो आउट परफॉर्मेंस रहा है गोल्ड का ओवर इक्विटीज। 2000 के बाद से जिस तरह के रिटर्न गोल्ड ने दिए हैं, इसको एक अलग कैटेगरी में अब इसे शामिल किया जा रहा है, क्योंकि डबल डिजिट रिटर्न की उम्मीद गोल्ड से नहीं रहती है, लेकिन कंसिस्टेंटली पिछले 24 सालों से अगर देखें तो डबल डिजिट रिटर्न गोल्ड ने दिया है। मनोज जी, अब आपसे मेरा सवाल ये होगा, अगर पोर्टफोलियो में अगर किसी को गोल्ड रखना है तो कितना परसेंटेज गोल्ड को तवज्जो देनी चाहिए? क्योंकि हालांकि बहुत सारे हालात इस पर निर्भर करते हैं, अलग अलग माहौल में रीबैलेंसिंग के जरिए हो सकता है कि आप वेटेज ज़्यादा गोल्ड को बढ़ा दें, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड रखना चाहिए? नमस्कार विश्वमान जी। नमस्कार देखिए, सर। आपने बोला कि अलग अलग हालात में बढ़ा देते हैं, कर देते हैं, लेकिन मैं स्टिल बोलूंगा कि गोल्ड का पोर्टफोलियो में मिनिमम 25% स्टेक होना चाहिए। स्पेशली जो लोग बहुत ज्यादा अवेयरनेस जिनके पास नहीं है इक्विटी का या इसका रियल एस्टेट का या दूसरे इन्वेस्टमेंट्स का, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके यहाँ अगर परसेंटेज अगर वो 15-20% है तो चलेगा। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री है, जहाँ लेमैन लोग ज़्यादा हैं, जो इनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, मैं खासकर अपने रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर आप देखने जाएँ तो कम से कम 25-30% आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, क्योंकि उस गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो रेट्स भी जो है ना, पूरे इंडिया में सबको मालूम पड़ते हैं कि मोटा-मोटी गोल्ड का रेट क्या है। प्लस उसकी ऑथेंटिसिटी वगैरह के लिए गवर्नमेंट ने इतने रूल्स रेगुलेशन अच्छे ला दिए हैं, हॉलमार्किंग और दूसरे जीएसटी या इतने सारे चीजें, कि उसमें ठगने की चांसेस भी बहुत कम हो जाता है। और अगर थोड़ा बहुत 19-20 आपको रेट मिल भी गया है तो डाउन द लाइन 5 ईयर्स 10 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड आपको काफी अच्छा रिटर्न देता है। तो मेरे हिसाब से
जो रूरल एरिया के लोग हैं या फिर इंडिया में कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है दूसरे सेक्टर्स की, इक्विटी की, रियल एस्टेट और दूसरे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की, तो वो जिस तरह से सीधा आंख बंद करके फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसी तरीके से वो लोग गोल्ड में अपना 25 से 30% पोर्टफोलियो रख सकते हैं। बाकी जिन लोगों को जागरूकता है, दूसरे लोगों की समझ है, उनको भी एटलीस्ट 20% उनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अवेयर जो इन्वेस्टर्स क्लास है उनको तो कम से कम 20% तो गोल्ड रखना ही चाहिए, नहीं तो 25 से 30% आम लोगों को ज़रूर गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। लेकिन आप सुरेंद्र मेहता जी, आपसे मेरा सवाल होगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, आप अपने पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड रखते होंगे? ये बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर जैसे कि हमारे अगर बच्चे बहुत यंग हैं और उनके मैरिजेस के वगैरह के वक्त आएगा, तो नेचुरली हमें पोर्टफोलियो में ज्यादा गोल्ड रखना चाहिए। लेकिन यदि मुझे कोई रिटायरमेंट प्लान बनाना है तो मुझे गोल्ड की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसलिए इट ऑल डिपेंड्स। मैं ये मानता हूं कि ऑन एन एवरेज एक 15 से 17% का गोल्ड का पोर्टफोलियो रहना चाहिए। इट कैन बी इंक्रीज टू 20-22% ऑल्सो। यदि आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है, वेडिंग्स है, उस समय आप ज्यादा पोर्टफोलियो में गोल्ड रखिए। लेकिन जैसे जैसे वो खत्म होता जाता है तो आपको वो पोर्टफोलियो थोड़ा कम करके बहुत ही इससे भी बेहतर जो सिक्योर्ड एसेट होते हैं, जो इजीली बैंकिंग ट्रांजैक्शन द्वारा ट्रेसेबल होते हैं, उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल सही बात है। हालांकि आपकी अपनी भी तरजीह है कि आप किस क्लास को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, आपके कंफर्ट लेवल भी है। लेकिन गोल्ड के बारे में एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ये नो ब्रेनर है। आप जिस तरह के परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं कि 88 रुपये प्रति 10 ग्राम का जो गोल्ड का भाव था 1947 में, आप देख ही रहे किस तरह के रिटर्न है। 75,000 से 80,000% तक के रिटर्न मिले हैं। तो लंबी अवधि में कोई भी एसेट महंगा नहीं होता है। हो सकता है कि आपका 1-2 साल का व्यू हो तो कोई भी एसेट क्लास आपको महंगा दिख सकता है। अगर 25,000 का निफ्टी अगर आप 22 में ले रहे हैं और वो 1 लाख होने वाला है अगले 10 साल में, तो कुछ भी महंगा नहीं है। तो इस तरह का अगर आप व्यू रखते हैं, लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, तो कुछ भी महंगा नहीं होता है। नितिन जी, आप भी बता दीजिए एक छोटा सा जवाब, फिर हम आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। आप अपने पोर्टफोलियो में कितना वेटेज देते हैं गोल्ड को? विश्वनाथ जी, अभी मैंने 30% गोल्ड रखा हुआ है और 70% इक्विटी रखा हुआ है। और इसमें जैसे जैसे P1 बढ़ती जा रही है, अगर निफ्टी का P 24 से 25 हो जाएगा, तो मैं इक्विटी का पोर्टफोलियो 10% कम करके 10% गोल्ड बढ़ा दूंगा, यानी 40% गोल्ड कर दूंगा और 60% इक्विटी कर दूंगा। सिमिलरली पी जब नीचे की तरफ आ जाती है, 18 या 19 में इंडेक्स की पी आ जाती है, तो उस समय जो मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो है वो 85% हो जाता है और गोल्ड का पोर्टफोलियो, गोल्ड एलोकेशन जो है वो 10 to 15% हो जाता है। ये एक्टिव इन्वेस्टर हैं और प्रोफेशनल है, तो आपके लिए आसान है कि अपने परसेंटेज को, अपने वेटेज को कम ज़्यादा करना। लेकिन जो लेमैन है, जैसा मनोज जी कह रहे थे, उनके लिए इतना उनकी समझ इतनी नहीं रहती है, वो इतने जागरूक नहीं है, तो आप 30% तक वेटेज आप दे सकते हैं यहाँ पर। लेकिन सोने में निवेश से अगर जुड़े कॉस्ट की अगर बात की जाए मनोज जी, तो कौन कौन से ऐसे कॉस्ट होते हैं जो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए होते हैं? गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आपको वो कॉस्ट बियर करना पड़ता है। मतलब आप ज्वेलरी की बात कर रहे हो कि प्योर गोल्ड की बात कर ज्वेलरी रहे या हो? इन्वेस्टमेंट में भी करें तो अगर किन किन कॉस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है? देखिए, अगर आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसमें आपको एक तो मेकिंग चार्जेस होती है, प्लस जीएसटी होती है, हॉलमार्किंग चार्ज होती है जो कि बहुत मिनिमल होती है, और हर शहर का अपना अपना गोल्ड रेट होता है। तो ये सब चीजें वहाँ फैक्टर इन होता है। लेकिन अगर आप बुलियन ले रहे हो, खरीद रहे हो, तो मोस्टली उसमें अगर हॉलमार्क ले रहे हो तो हॉलमार्क बुलियन का एक हॉलमार्किंग चार्ज होता है। मेकिंग चार्ज में नेग्जेबल होती है, वो ऑलमोस्ट गोल्ड टू गोल्ड जो आपका प्योर गोल्ड का कॉस्ट है वही रहता है। तो डिपेंड करता है कि आप अगर ज्वेलरी खरीद रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसको यूज भी कर रहे हो लॉन्ग टर्म तक, लेकिन जो कुछ परसेंटेज आपका 5% to 10% डिपेंड करता है कि कौन सी ज्वेलरी आप बना रहे हो, तो वो जब आप जो बेचने जाओगे तब आपका वो नुकसान होता है। लेकिन प्योर गोल्ड आप खरीदेंगे तो उसमें जो मेकिंग चार्जेस हो तो 100-200 रुपया के आसपास होता है, जो वो एकदम नेग्जेबल होता है, तो आप उसको कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
लेकिन बाइंग एंड सेलिंग रेट होती है गोल्ड की, जनरली 100 रुपए या 200 रुपए के फर्क का होता है। तो वो बाइंग एंड सेलिंग रेट जो है वो ज्वेलरी के टाइम में भी आपको नुकसान, मतलब उतना नुकसान होगा, और बुलियन खरीदते वक्त भी उतना नुकसान होगा। लेकिन ओवरऑल बुलियन खरीदना है अगर आपको, तो बेचते वक्त आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसका डिमेरिट ये है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो एक कैरिंग कॉस्ट है जिसका ध्यान आप रख सकते हैं। मेहता जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा कि गोल्ड को बाकी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के मुकाबले आप कैसे देखते हैं? इसका गोल्ड का कोई सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है, आप क्या मानते हैं? गोल्ड का कोई सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट तो है ही नहीं। अगर होता तो सेंट्रल बैंक के गोल्ड बाइंग नहीं करती। और आप देख ही रहे हैं कि पिछले, जब से अनसर्टेनिटीज बढ़ी है, खास तौर पे लास्ट 15-20 सालों में, तो सब लोग गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं। मैं पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करूं तो यूएस ने लगभग 8-8.5 हजार टन गोल्ड अपने रिजर्व में रखा है। रशिया ने इतना सारा गोल्ड अपने रिजर्व में रखा है। भारत भी अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ाता जा रहा है। तो गोल्ड का कोई सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं। और यदि आप हिस्टोरिकली भी बात देखें, खास तौर पे भारत की बात देखें, तो हमारे देश को किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास जो हमारे जो राजा महाराजा थे, हमारे जो मंदिर थे, उसमें इतना सारा उनके पास में गोल्ड था, और आज भी है। आज भी हम देख रहे हैं कि वो गोल्ड टेम्पल के अंदर लगभग 2,000 टन गोल्ड है। लोगों के पास लगभग 30,000 टन के आसपास गोल्ड है। तो गोल्ड का फिलहाल तो कोई विकल्प मुझे नजर नहीं आता है। गोल्ड हमेशा से ही एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट रहेगा। हाँ, गोल्ड के जरिए कुछ पेपर प्रोडक्ट्स जरूर आए हैं, लेकिन वो भी वही पेपर प्रोडक्ट सक्सेस हुए हैं जो उनके पीछे या तो बैक्ड बाय गोल्ड है, या फिर वो मार्क टू मार्केट, जैसे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, जो बैक्ड बाय गोल्ड नहीं है लेकिन वो मार्क टू मार्केट चलता है। तो वो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। चलिए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो भाव की बातचीत भी करेंगे, क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स भाव में माहिर हैं। किस तरह के भाव आगे दिख सकते हैं, आपको किन किन फैक्टर्स को ध्यान रखना है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी ब्रेक के बाद। चलिए, तो आप देख रहे हैं सुनहरी आर्थिक आज़ादी, जहां पर गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टमेंट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि कितना ये प्रेशियस इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपको आर्थिक आज़ादी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए आपके लाइफ में, तो क्या गोल्ड और सिल्वर के जरिए कि क्या वो रास्ता बनता है क्या? चलिए, रनीशा जी, आपसे अब मेरा सवाल होगा कि आपको क्या लग रहा है, प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड क्या सबसे सुपीरियर चॉइस है क्या, जितने भी प्रेशियस मेटल्स है? जी बिल्कुल, क्योंकि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स जो अभी उभर कर आ रहे हैं गोल्ड के, वो सबसे बेस्ट है। जिस तरह से अगर फंडामेंटल्स की बात करूं तो सबसे पहले जो देखा जाता है सप्लाई डिमांड, वो हम देख रहे हैं कि डिमांड काफी स्ट्रांग है। बीट फिजिकल डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, हर तरह से हम देख रहे हैं डिमांड काफी स्ट्रांग है। दूसरा, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है यूएस में इलेक्शंस के कारण, इस वजह से भी प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। चौथा, कि यूएस में जो फिस्कल डेट है वो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर है और लगातार बढ़ता जा रहा है। दैट इज वेरी 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 मच अ टेलविंड फॉर द प्राइसेस। और काफी फंडामेंटल्स है, सारे के सारे पॉजिटिव है। टेक्निकल्स भी देखें तो हम प्राइसेस ऑलरेडी देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाई लेवल्स के आसपास है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल जो है वो 2600 तक प्राइसेस जा सकती है, जो इंडियन टर्म्स में अगर कहूँ तो ऑलमोस्ट 74,000 के आसपास हम प्राइसेस को फिर से जाता हुआ देख सकते हैं। तो जिस तरह से फंडामेंटल्स, टेक्निकल, सेंटीमेंट भी काफी स्ट्रांग है। आप देखेंगे बाकी इंटर मार्केट, आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है। हर तरह से आप देखेंगे, जो भी एनालिसिस कर रहे हैं तो गोल्ड में बुलिशनेस ही दिख रही है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यस, इट इज द बेस्ट एसेट क्लास एज ऑफ नाउ इन प्रेशियस मेटल्स। इस तरह की तेजी हम गोल्ड मार्केट में देख रहे हैं। मनोज जी, क्या लग रहा है आपको, आगे भाव को लेकर आपका क्या आउटलुक है? ज्यादातर फंडामेंटल्स यहाँ पर गोल्ड को सपोर्ट करते दिख रहे हैं।
हालांकि करेक्शन अभी तक नहीं आया, जिस तरह की रैली चल रही है, ड्यूटी कटौती के एडजस्टमेंट को छोड़ दे तो अभी भी गोल्ड काफ़ी बुलिश फेज में ही चल रहा है। ये तेज़ी कब तक चलने वाली है और ये तेज़ी कहाँ तक जाने वाली है? क्या एडवाइस देंगे जो इन्वेस्टर्स है गोल्ड के, उनके लिए? देखिए, अभी तो जितने भी फैक्टर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ फैक्टर्स तो गोल्ड को सपोर्ट करने वाले ही दिख रहे हैं। और बट ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गोल्ड का भाव बहुत ज़्यादा वन साइडेड बढ़ा हुआ है, जिसमें एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग की भी आवश्यकता है। अगर रेंज ओवरऑल मेरे से आप पूछेंगे तो हायर साइड में 2600 में देख रहा हूँ। लेकिन अगर ये कंडीशंस थोड़े नरम हुए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह थोड़े नरम हुए, गोल्ड के और भी फैक्टर्स अगर गोल्ड के फेवर में आए, यूएस के इलेक्शंस में कुछ ऐसा आपको काफी वॉलेटिलिटी देखी, तो नीचे आपको 2200-2250 तक के भी डॉलर कभी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी राइट नाउ अगर आप पूछेंगे तो अभी जितने भी फैक्टर्स हैं, मेजॉरिटी जो है वो गोल्ड को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। ज़्यादातर फैक्टर्स अभी सपोर्टिव है बाजार के लिए, लेकिन एक तरफा रैली किसी भी एसेट क्लास की नहीं चलती है, ये ध्यान आपको रखना है और ये रिस्क फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। हालांकि लंबी अवधि के लिए कोई भाव महंगा नहीं होता है। आप बताइए मेहता जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह की तेजी यहाँ से आगे आपको दिख रही है? आप क्या रेंज देखते हैं 2024 के बचे हुए महीने के लिए? देखिए, यदि आप देखें तो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, रशिया यूक्रेन रिस्क शुरू है, ईरान इजराइल कभी भी रिस्क जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा हुआ है, वहां पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ हम चाइना ताइवान का भी स्टेटस देख रहे हैं, वहां पर भी क्लोजली सब मॉनिटर किया जाना चाहिए। फेड इंटरेस्ट रेट घटाने वाला ये लगभग तय है। पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि यूएस में इलेक्शन है। साथ ही साथ जो यूएस का 35 ट्रिलियन डेट है वो आज भी कम नहीं हुआ। वो जब $36 $37 से 36 ट्रिलियन से शुरू हुआ, वो 33 आया, वापस 35 हो गया। तो यूएस की जो बैलेंस शीट साइज है वो बढ़ती जा रही है। और आखिरकार ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये गोल्ड के प्राइसेस को कहीं पर भी स्टेबल नहीं करेंगे या रिवर्स में नहीं लेकर जाएंगे। यस, इसमें आपको कहीं कहीं बीच में $100-150 की एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी, लेकिन वो आपका एक पेशेंस गेम होता है। क्योंकि जो हर एक तेजी के ऊपर जो तेजड़िए होते हैं वो एग्जिट करते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि जो 2024 के बाकी के महीने जो बाकी हैं, दिसंबर 2024 तक, मुझे लगता है कि स्पॉट मार्केट में गोल्ड $2680 के आसपास तक आ सकता है। जो यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो लगभग 76,000 से 77,000 के आसपास का रेंज ये गोल्ड जरूर बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आप बताइए नितिन जी, आपका रेंज क्या है गोल्ड का 2024 के बचे हुए महीने के लिए? विश्वनाथ जी, देखिए 10 ईयर और 2 ईयर यील्ड का जो डिफरेंस है यूएस के अंदर, वो टॉप में जाके अब जो है वो बैलेंस कर रहा है। और जब भी वो बैलेंस करने के आसपास आता है तो मेरा मानना ये रहता है कि गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन बनाने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि जो रिस्क है वो आपका काफी बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स पे जो है वो आने की संभावनाएं ज्यादा है। जैसा कि मनोज जी ने कहा 2200 $2250, तो मुझे लगता है 2200 $2250 के आसपास आता है, तभी एक रिटेल इन्वेस्टर को जो अपनी गाड़ी कमाई लगाना चाहता है वहां पे गोल्ड को जो है वो बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में हम $2600 से डिनाई नहीं कर रहे, बट दैट विल बी अ मूवमेंट ऑफ सोडा। तो वो सोडा मूवमेंट में रिटेल इन्वेस्टर के जो है वो फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। विश्वमोहन जी, चांदी की अगर बात की जाए तो चांदी में किस तरह की तेजी यहाँ से दिख रही है? क्योंकि लगातार चौथे साल यहाँ पर डेफिसिट है। हालांकि इंडस्ट्रियल बाइंग को लेकर जिस तरह की बुलिशनेस थे मार्केट में, अब वो चिंता थोड़ी बढ़ी है। चाइना के डेटा को देखकर, यूएस के डेटा को देखकर चिंता थोड़ी बढ़ी है। क्या लग रहा है चांदी की चाल कैसी रहेगी आगे? मनोज जी, आपसे सवाल था। सॉरी गोल्ड के साथ चलता है। और जैसा कि नितिन जी ने बोला है कि वो सोडा की तरह कभी भी गोल्ड एक बार $2600 छू दे तो ये हमको नहीं समझना चाहिए कि गोल्ड का वो रेट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से आपको चांदी कभी भी 5-7% का तेजी देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ से मुझे नीचे की तरफ 10% नीचे भाव की तरफ कभी भी हो तो कोई ये आशंका नहीं होगी कि क्यों हो गया। तो डाउन द लाइन मुझे चांदी यहाँ से 10% नीचे दिखता है और अप साइड में अगर देखेंगे तो 5-6% के आसपास दिखता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो गोल्ड से ज्यादा मुझे लगता है कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी, क्योंकि ओवरऑल जो डिमांड और सप्लाई का गेम है उसमें चांदी कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत रखता है।
10 सेकंड में बताइए चांदी को लेकर आपका आउटलुक, प्राइस आउटलुक। मेहता जी, आपसे मेरा सवाल था। परफॉर्म करने वाली है। चांदी ने जिस प्रकार से पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों में हमने देखा, एक ही दिन में 5,000 रुपए चांदी में घटे थे। मुझे लगता है ये चांदी की जो चाल है, 2 कदम पीछे 6 कदम आगे के लिए ये चाल थी। मैं चांदी में बहुत बुलिश हूं। मुझे लगता है कि दिसंबर 2024 तक चांदी आपको $34 स्पॉट मार्केट से $39 स्पॉट मार्केट के बीच कहीं पर भी नजर आ सकती है, जो भारतीय बाजारों के हिसाब से लगभग 98,000 से 1,10,000 रुपए के बीच में चांदी रह सकती है। अच्छा जी, वक्त बहुत कम है, सिर्फ टारगेट बता दीजिए कहां तक चांदी जा सकती है। मुझे लगता है डाउन साइड में $26.5 जो 78,000 है वो बेस रहेगा, एंड अपसाइड में मैं 90,000 तक प्राइसेस को जाते हुए देख रही हूँ बाय दिस ईयर एंड। यानी 90 से 98,000 रुपए तक के चांदी के ईयर एंड तक के टारगेट आ रहे हैं। चांदी पर भी एक्सपर्ट्स काफ़ी बुलिश है, और गोल्ड तो है ही। और गोल्ड की सबसे अच्छी खासियत है कि कभी आपका सोना 100 ग्राम का सोना 1 ग्राम नहीं हो जाएगा। बाकी इक्विटी मार्केट में जिस तरह के होते हैं कि कोई भी कहीं तक भी बाजार गिर सकता है, लेकिन सोने की खासियत सबसे अच्छी यही है। और सबसे अच्छी बात होती है गोल्ड की कि सबसे क्रेडिबल इन्वेस्टर्स आपको गोल्ड में ही मिलेंगे। ये इस एसेट क्लास की सबसे बड़ी खासियत है। शुक्रिया मनोज जी। इसी नोट के साथ मेहता जी, नितिन जी और रेनिशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे इन्वेस्टर्स को आपने गाइड किया लाइट वेयर की तरह। आपने उनकी मदद की कि कैसे गोल्ड की अहमियत कितनी है और क्यों आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर को जगह मिलनी चाहिए। चलिए, इस खास पेशकश को यही समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।